ओ, कितनी खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, विशाल। रोहा ने इंतहाई ड्रामाई अंदाज में विशाल को गहरी नजरों से देखते कहा। विशाल उसके बिल्कुल सामने बैठी थी और वो दोनों के बीच एक छोटी सी मेज थी। यूनिवर्सिटी की कंटीन में बहुत ज्यादा शोरगुल होने के बावजूद विशाल को रोहा की ये बात साफ और वाजिया सुनाई दी थी। तुम हर वक्त बस मेरी आंखों के पीछे ही पड़ी रहना। विशाल की नकाब से सिर्फ झलकती हुई आंखों में इस वक्त हल्की सी नाराजगी का एहसास तुम्हारा था। यार मैं क्या करूं, तुम हो ही इतनी हसीन और दिलकश कि कोई भी इंसान देखे तो बस देखता ही रह जाए। रोहा ने अपने बर्गर का एक बड़ा सा लुकमा लेने से ठीक पहले की बात कही थी। अब इतनी भी कोई मैं होड़ पर ही नहीं हूं जो तुम इस तरह पागलों की तरह मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हो। विशाल ने मेज पर रखी हुई अपनी कोल्ड कॉफी का एक घूंट लिया। उसे हमेशा से ही कोल्ड कॉफी बहुत पसंद रही थी। खुद विशाल की अपनी तबीयत और मिजाज भी ठंडक देने वाला और पुरसुकून था। रोहा विशाल की इकलौती और सबसे गहरी सहेली थी। हूरें सच में मौजूद होती हैं और यकीन मुझे तुम्हें देखकर ही हो जाता है। रोहा ने बड़े दिल सोज लहजे में अपना बयान दिया। विशाल ने नफी में अपना सर हिलाया। रोहा के उसके लाजवाब बयानात पर समझाना अब विशाल के बस की बात नहीं रही थी। मेरी इस झूठी खूबसूरती के कसीदे पढ़ना बंद करो और ये बताओ कि पेपर्स की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे तो अभी से ही खौफ के मारे होल उठ रहे हैं। जरा जो मुझे कुछ भी आता हो। विशाल ने नहायत परेशानी से बात करते अपनी किताब दोबारा से खोल ली। रोहा ने बहुत बुरी शक्ल बनाकर उसे देखा। रहने दो बीवी, हर साल इम्तिहान के दिनों में तुम बिल्कुल यही कहती हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मगर जब रिजल्ट आता है तो पेपर्स में 90% से ज्यादा नंबर हमेशा तुम्हारे याद है। रोहा ने एक तरफ से उसके माजी का उसे याद दिलाया था और ये बात एक सच्चाई थी कि विशाल हमेशा से अपनी क्लास की टॉपर लड़की रही थी। इस बार सच में कुछ नहीं आता यार, तुम मेरी कैफियत को नहीं समझोगी। विशाल ने इस वक्त अपनी हकीकी दुखड़ा रोया था। उसकी कोल्ड काफी अब खत्म हो चुकी थी। यही बिल्कुल पिछली बार भी तुमने यही कहा था। रूहा तंजिया अंदाज में हल्की सी हंसी। पिछली बार की बात और थी। विशाल ने झंझलाकर तेजी से अपना सर हिलाया। क्यों, पिछली बार ऐसी क्या खास बात थी? रोहा ने अपनी आंखें बड़ी करके हैरत से पूछा। पिछली बार वो शहरयार नहीं आया था ना? विशाल की आवाज में एक हल्की सी नमी महसूस होने लगी। कौन, वो तुम्हारा ठड़की कजन? रोहा एकदम चौंक कर मेज पर आगे की तरफ झुकी और सरगोशी के से अंदाज में पूछा। हाँ वही बदतमीज। विशाल ने शदीद नफरत से कहा और अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया। यार वो तो बाहर चला गया था ना पढ़ने के लिए। रोहा को बहुत ताज्जुब हुआ। हाँ मगर वो अब वापस आ गया है और इस बार उसके इरादे मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। वो लाजमी मुझसे इनकार का बहुत बड़ा बदला लेगा। विशाल ना चाहते हुए बहुत उदास हो गई थी। अच्छा तुम बिल्कुल भी परेशान हो, घर में सब लोग मौजूद होते हैं और तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रोहा ने उसे प्यार से तसल्ली दी। नुकसान वो मुझे जाती तौर पर नहीं देगा, मगर उसने घर में शादी की बात की है। हैं? किसकी शादी की बात? रोहा को एक बहुत बड़ा झटका लगा। बेवकूफ, मेरे रिश्ते के चाचू ने मेरा रिश्ता मांगा है पापा से। विशाल बहुत गुस्से से बोली और अपने जज्बात को काबू में रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आंसू थे कि उसकी हलक में अटके हुए थे। दिल था कि बेचैन और बेकरार था। वो बस रो देने की करीब थी। शहरयार जैसी आफत से पीछा छुड़ाने का उसका कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। और उसने रिश्ता मांग लिया, और वो भी तुम्हारी साफ इनकार के बाद। वह शॉक्ड सी हालत में से देख रही थी। इसी इनकार का तो मुझसे बदला ले रहा है वो। विशाल ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। जिस ज़हनी टेंशन से बचने के लिए वो कॉलेज आई थी, वो टेंशन अब यहाँ भी उसके सर पर आ गई थी। तुम्हें कैसे पता वो सिर्फ बदला ले रहा? रोहन ने बहुत बेचैनी से पूछा। मैंने खुद उससे बराह रास्त पूछा था। विशाल ने सर उठाकर अपने आंसू पूछे। कब पूछा तुमने? रोहा को सारी तफसील जानने का शदीद तजस्सुस था। मुझे पूरी तफसील से बताओ। कल शाम को जब लाउंज में बैठा हुआ था ना, विशाल ने कुर्सी से टेक लगाई थी। उसे कल रात वाला सारा मंजर आंखों के सामने याद आ रहा था। ढलती शाम में परिंदों के गौल अपने अपने घरों की जानिब लौट रहे थे। तली तारीखों का पत्ता सा हिलाल नुमा चांद आसमान पर अपनी हल्की सी चांदनी बिखेर रहा था। हर चीज में बाहर की आमद की एक मध्यम सी खुशबू और हल्की महक रची बसी थी। मगर इस वक्त विशाल का दिल बहुत ज्यादा बुझा और उदास था। शैयर की अचानक वापसी ने उसे बुरी तरह से जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया था। वो कमरे की खिड़की से बाहर की जानिब झांक रही थी। उसके हाथ में चाय का ठंडा हो चुका मग था। बासी चाय भी स्याह होती हुई मलाई की एक परत जम चुकी थी। मगर इस वक्त विशाल के दिमाग में हर तरफ सिर्फ सुनाटे गूंज रहे थे। शहरयार सिर्फ उसका कजन नहीं था, बल्कि उसके लिए एक मुस्तकिल आजमाइश और एक खौफ की अलामत था। उसे बहुत अच्छे से याद था, आज से 3 साल पहले का वो दिन जब उसने एफएससी में पूरे बोर्ड में टॉप किया था।
तब उसके बाबा ने उसकी कामयाबी की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी। उसी शाम जब वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, शहरयार किसी इत्तला के बगैर उसके घर में और कमरे में चला आया। सलाम डियर कजन, कैसी हो? वो एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहता कमरे के अंदर दाखिल हुआ। लाल लिबास में खड़ी विशाल का हसीन और दिलकश रूप उसमें उस वक्त तो आशना हो रहा था। शहरयार उसे देखकर जैसे मबहूत सा हो गया। वो वहीं साकित खड़ा रह गया। विशाल उसकी अचानक और गैर मुतवक्का आमद पर बुरी तरह उछल कर रह गई। खौफ और घबराहट के मारे वो तेजी से भागकर बेड से पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर जल्दी से ओढ़ लिया। शहरयार भाई, आप यहाँ? उसे सख्त घबराहट में बुत बने शहरयार से पूछा। उसकी आवाज पर शहरयार जैसे चौंक कर होश में आया। हाँ, वो मैं तुम्हें ये गिफ्ट देने आया था। शहरयार ने पीछे रखा हुआ अपना हाथ आगे किया। हाथ में चमकते रैपर वाला एक छोटा सा डिब्बा था। लो, ये तुम्हारे फर्स्ट आने का एक छोटा सा गिफ्ट है। शहरयार ने वो तोहफा उसकी जाने पड़ा। इसकी जरूरत नहीं शहरयार भाई। विशाल ने शदीद झिझकते हुए तोहफा उससे लेना चाहा। इसी लम्हे शहरयार ने अचानक उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो गैर मुतवक्का तौर पर शहरयार से टकराई। उसके हवास स्लिप हो गए। शहरयार ने उसकी जुल्फों को कान के पीछे डसा। भाई, मत बोला करो। वो सरकोशी के अंदाज में बोला। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। विशाल उसकी मजबूत गिरफ्त में जिटपटा कर रह गए। मोहब्बत करता हूँ तुमसे यार, खुद को एक लम्हे के लिए देख तो लेने दो। शहरयार का एक लम्हा एक गहरी खुमार उलूद कैफियत का शिकार हो गया। विशाल के आंसू तेजी से गालों पर बहने लगे। उसने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर खौफ के आलम में शहरयार को देखा। कितनी खूबसूरत है तो, तुम्हें खुद भी मालूम नहीं है। शहरयार मोहब्बत भरे अंदाज में कहता उसके चेहरे के करीब झुका। बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता मांगने जा रहा हूँ, फिर तुम मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। उसी पल विशाल ने झटके से उसे खुद से दूर धकेला और एक घसदार थप्पड़ पूरे जोर से उसके मुंह पर मार दिया। शहरयार एकदम शल और साकित हो गया। आप इंतहाई बदतमीज और बेशरम इंसान है। आपके साथ 2 मिनट बैठना भी ना गवारा नहीं करती मैं, और आप सोच रहे हैं मैं आपसे शादी करूंगी? विशाल गुस्से से चिल्लाई। तुम गलत समझ रही हो मिशा, मैं तो बस तुमसे शादी। शहरयार ने बेयकीनी के आलम में बोला। हमेशा नरमी से बात करने वाली लड़की इस कदर गुस्सा कर रही थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। आप जिसे आवारा इंसान से शादी करने से बेहतर है मैं मर जाऊं। विशाल मजीद चिल्लाई। उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे। मैं आवारा हूँ? शहरयार को जैसे यकीन आया कि इसे आवारा बोला गया है। हाँ, आप हैं आवारा, जो इस वक्त मेरे कमरे में आकर मुझे हरासा कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं, मैं कमजोर बिल्कुल नहीं हूं। इससे पहले कि मैं चिल्लाकर सबको बोला दफा हो जाए यहाँ से। विशाल ने गुस्से से कहते दरवाजे की तरफ इशारा किया। शहरयार का चेहरा इस तौहीन और अहानत की वजह से सुर्ख हो चुका था। तुम अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ। वो सुर्ख आंखें लिए बोला। मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी, चले जाइए आप यहाँ से। विशाल ने नफरत से कहते अपना रुख मोड़ लिया। उस दिन तो शहरयार चला गया, मगर उसकी आंखों की सुर्खी किसी ऐसी आग की मानी थी जो विशाल को इतने साल बाद भी जलाने के लिए काफी थी। दिन को ही चाचा अरसलान अपने बेटे शहरयार का रिश्ता लेकर आए थे और बाबा ने सोचकर जवाब देने का कहा था। शहरयार की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और वो अपनी फैमिली बिजनेस को संभालता था। वो तमाम माशरती पहलुओं से एक आइडियल लड़का था। उसके बाबा उसे इनकार नहीं करने वाले थे और ये बात विशाल अच्छी तरह जानती थी। इसलिए वो कल रात से उसके कमरे में चली गई थी, बेतासु चेहरा और गसीली आंखें लिए। जब उसने दस्तक दी तो शहरयार चौंक कर मुड़ा। उस वक्त वो लैपटॉप खोले बैठा था। विशाल को देखकर वो पहले हैरान हुआ, फिर तमस्कुर से मुस्कुराया। जहे नसीब, आप यहाँ खुद तशरीफ लाई, क्या खास बात है? वो इंतहाई सर्दनेरी से उसका मजाक बना रहा था, मगर विशाल को जहर से ज्यादा बुरा लग रहा था। तुमने किससे पूछकर रिश्ता भेजा? उस मासूम सी लड़की ने तमाम हिम्मत इकट्ठी करते हुए पूछा। मैं शहरयार अफंदी हूँ, मुझे सिर्फ मेरे दिल की इजाजत दरकार होती है लिटिल डॉल। शहरयार 2 कदम उसके करीब हुआ। विशाल की सारी बहादुरी पल भर में डर और खौफ में बदल गई। मैं जानती हूँ, तुम सिर्फ मुझे तोड़ना चाहते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो। वो रोने लगी। ना ना, अभी नहीं, अभी तो बहुत मौके दूंगा तुम्हें रोने के, एक बार बस निकाह हो जाए। वो सरगोशी में बोलता उसे वहीं छोड़े जा चुका था। विशाल वहीं खड़े उसे जाता देखते रहे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। विशाल ने कुर्सी से टेक लगाई। उसकी आंखें अब भी दूर खला में घूर रही थी। कल रात वाले सारे नाखुशगवार मंजर उसके जहन में किसी भयानक फिल्म की तरह बार बार चल रहे थे। एक शदीद दुख और परेशानी की लहर उसके अंदर से गुजरी। वो गहरी सांस लेकर दोबारा हाल में लौट। कैंटीन का शोर अब भी अपनी जगह कायम था।
रोहा उसकी सारी कहानी नहायत खामोशी और बेचैनी से सुन रही थी। शहरयार की जिस बदतमीजी और धमकी अमेज रवैये का विशाल ने जिक्र किया था, उसने रोहा को भी अंदर से हिला कर रख दिया। उसकी आंखों में गहरी तशवीश और खौफ साफ नजर आ रहा था। वो मेज पर कदरे आगे झुकी। विशाल, यार ये तो बहुत बुरा हुआ। रोहा ने इंतहाई दबी हुई आवाज में कहा, वो वाकई बहुत खतरनाक है और गलत खतरनाक इरादे लेकर आया है। उसे तुम्हें तुम्हारे इनकार का कितना भयानक बदला लेने का सोच रखा है। विशाल ने नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में शदीद बेबसी थी। हर वक्त मैंने खुद उसके लहजे में वो नफरत और इंतकाम की आग देखी है। वो सच में अब मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने आया है। तो अब क्या करना है? रोहा ने विशाल से सीधा सवाल किया। तुम खुद सोचो, कोई रास्ता निकालो ना। तुम खुद को उसके हवाले तो नहीं कर सकती। विशाल ने ठंडी कोल्ड कॉफी के खाली मग को देखा, जैसे उसमें कोई जवाब तलाश कर रहे हो। तो क्या कर सकती हो रोहा? उसका लहजा टूटा हुआ था। तुम्हें मेरे बाबा का नहीं पता। रहमान साहब ने एक बार जो फैसला कर लिया वो उसे नहीं बदलते। चाचा अरसलान रिश्ता लेकर आए हैं। अगर बाबा ने हाँ कह दी तो मुझे खामोशी से यह शादी करनी होगी। मैं अपने बाबा का दिल नहीं तोड़ सकती। पागल हो गई हो तुम? रोहा ने कदरे ऊंची आवाज में कहा। तुम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे शख्स के हाथों कैसे सौंप सकती हो जो तुम्हें सिर्फ रुलाने के ख्वाब देख रहा है? उसे तुम्हारे जज्बात से कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ अपनी अहानत का बदला ले रहा है। ये मोहब्बत नहीं है विशाल, ये एक इंतकाम है। हाँ, ये इंतकाम है, विशाल ने सिसकते हुए कहा। मगर मैं मजबूर हूँ। मैं इसके सामने तो एक बार भी खड़ी हो गई, मगर अपने बाबा के फैसले के सामने मेरे पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं। रूहा की भीगी आंखों में भी उदासी उतर आई। उसे विशाल का हाथ थामा। मुझे अफसोस है यार, बहुत अफसोस है कि तुम इस कदर बेबस हो। उसने अपना हाथ, अपना सर मेज पर झुका दिया। दोनों सहेलियां कुछ देर खामोशी से बैठी रही। दोनों के दिलों में एक खौफ और बेबसी का एहसास बसा हुआ था। उसी समय क्लास की बेल जोर से बजी। इस आवाज ने दोनों को होश में ला दिया। चलो क्लास में चलते हैं। रोहा ने आहिस्ता से मिशाल का हाथ छोड़ा। दोनों लड़कियां भारी कदमों और बुझे दिल के साथ कैंटीन से निकलकर अगली क्लास की तरफ चल दी। उदासी का साया अब भी उनके गिर्द घेरा डाले हुए था। शाम गहरी हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर मिशाल का दिल पहले किसी भारी पत्थर की तरह सीने में बैठा हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई तो घर का माहौल गैर मामूली लगा। सेन में कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। ड्राइंग रूम में रोशनी हो रही थी और नौकरानी चाय के लवाजमात लेकर जा रही थी। विशाल को एक अनजाना खौफ महसूस हुआ। विशाल बेटा, आगे तो। उसके बाबा रहमान साहब ने उसे सहन में देखकर खुश दिली से आवाज दी। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, चाचा अरसलान और चाची रबिया आने वाले हैं। ये सुनते ही विशाल का दिल सीने में जोर से धड़का। उसी लंबे दरवाजे से चाचा अरसलान और चाची रबिया अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में मिठाई के बड़े बड़े खूबसूरत टोकरे और फलों के टोकरे थे। चाची के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। विशाल को लगा जैसे उससे इर्द गिर्द दीवारें उस पर गिरने वाली है। वो हैरत जदा होकर वहीं रुक गई। उसकी आंखों में शदीद बेयकीनी थी। उसने अपने बाबा की तरफ देखा। बाबा के चेहरे पर एक गहरी तमान्नत थी, जो शायद एक बड़े बोझ के उतर जाने की निशानी थी। बेटा, अंदर आओ। रहमान साहब ने आगे बढ़कर विशाल का हाथ थामा। आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उनका लहजा बहुत शफकत भरा था। बाबा। विशाल के होठों पर सिर्फ इतना ही आ सका। रहमान साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मैंने तुम्हारा रिश्ता शहरयार से कर दिया है, उन्होंने खुशी से ऐलान किया। और अब ये बस मंगनी की एक छोटी सी रस्म के लिए आए हैं। सब कुछ जल्दबाजी में हुआ, क्योंकि इनका इसरार था कि इस खुशखबरी को ज्यादा देर छुपाया ना जाए। विशाल के कानों में ये अल्फाज जैसे किसी बम के धमाके की तरह गूंजे। उसकी दुनिया जैसे पल भर में उलट गई थी। उसकी माँ राहिला बेगम, जो पहले ही तैयार खड़ी थी, विशाल को लेकर उसके कमरे में आई। बेटा चलो, तुम्हें जल्दी से अच्छे कपड़े पहनाओ। विशाल एक बुत की तरह साकित खड़ी रही। उसने कोई मजाक ना की, ना कोई इनकार किया। उसे पता था कि अपने बाबा को इनकार नहीं कर सकेगी। वो अपने वालिद की खुशी के सामने उसकी तमाम तर मजामत बेमायनी थी। माँ ने उसे जल्दी जल्दी खूबसूरत जामनी लिबास पहनाया और हल्का सा मेकअप करके तैयार कर दिया। ढलती शाम के बाद अब गहरा अंधेरा छा चुका था। रोशनी से सजे ड्राइंग रूम में विशाल को ले जाया गया। चची रबिया ने उसे देखकर गले लगा। मेरी खूबसूरत बहू, उन्होंने मोहब्बत से कहा। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए, तुम तो और भी ज्यादा हसीन हो गई हो। चाची रबिया ने खूबसूरत सजे थाल से एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली। अब ये रस्मी कार्रवाई खत्म करते हैं, उन्होंने कहते हुए विशाल की हसीन उंगली में वो कीमती अंगूठी पहना दी। बस जल्दी तुम्हें बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे। सब लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। मुबारकबादों का शोर था।
चाचा अरसलान और बाबा रहमान साहब मुस्कुरा रहे थे। माहौल में एक जश्न का समा था, मगर मिशाल का दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा था। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह बैठी थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाने की तमाम कोशिश नाकाम थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ शहरयार को सर्द और इंतकामी लहजा घूम रहा था। ना ना, अभी नहीं, अभी तो बहुत मौके दूंगा तुम्हें रोने के, एक बार बस निकाह हो जाए। शहरयार के ये अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। वो सबसे छुप कर रो रही थी, अपनी तकदीर पर, अपनी बेबसी पर। उसकी किस्मत में अब एक ऐसा मुस्तकबिल लिखा जा चुका था जिसमें शहरयार का इंतकाम उसका सबसे बड़ा हिस्सा था। मिशाल की मंगनी को अब एक हफ्ता गुजर चुका था। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। रहमान साहब की खुशी खुशी हर चीज के लिए इजाजत दे दी थी। तारीख भी मुकर्रर हो चुकी थी। 3 हफ्तों बाद शादी थी। हर तरफ शादी के गीत, लवाजमात और मेहमानों की बातचीत का शोर था। ये सब शोर मिशाल के लिए एक अजियत से कम ना था। मिशाल ने अपने आप को इन तमाम हालात से दूर रखने की अपनी पढ़ाई का बहाना बना लिया था। वो पेपर्स के नाम पर दिन रात अपने कमरे में बंद रहती। बाहर के शोर से बचने के लिए उसकी एक लाशौरी कोशिश थी। उसका कमरा अब उसकी एक महफूज पनाहगाह बन चुका था, जहां वो शहरयार उसकी नफरत अंगेज बातों से दूर रह सकती थी। शादी की शॉपिंग, डिजाइनर्स के चक्कर और कपड़ों के इंतखाब से वो मुसलसल ग्रेज कर रही थी। एक शाम जब वो अपनी मेज पर मुश्किल से किताब खोले बैठी थी, दरवाजा खुला। रोहिला बेगम, मिशाल की माँ, कमरे में दाखिल हुई। उनके साथ शहरयार भी मौजूद था। शहरयार ने काली जीन्स और हल्की नीली शर्ट पहनी हुई थी। वो हमेशा की तरह पुरकशिश और मगरूर दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी जिसे देखकर मिशाल के दिल में करवाहट बढ़ गई। मिशाल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रोहिला बेगम ने सख्त लहजे में पूछा। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शहरयार तुम्हारे साथ मार्केट चलने के लिए आया है, ताकि तुम अपनी पसंद की चीजें ले सको। विशाल ने अपनी किताब पर झुकते हुए कहा, मम्मा, मुझे भी बहुत पढ़ना है, आप रुक जाएं। मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकती। ये क्या तरीका है विशाल? रोहिला बेगम को शदीद गुस्सा आया। तुम्हारी अपनी शादी है, तुम इस तरह बेरुखी दिखा रही हो। तुम हर वक्त बस किताबों में ही घुसी रहती हो। तुम जानती हो ये कितना अहम काम है। शहरयार खास तौर पर तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर आया है। विशाल अपने कमरे की बाहर शहरयार की मौजूदगी पर शर्मिंदा थी। वो जानती कि थी कि उसके इनकार की हर अदा शहरयार को और ज्यादा खुशी दे रही होगी। वो अब भी अपनी कुर्सी से नहीं उठी। शहरयार ने इस मौका का फायदा उठाया। वो एक कदम आगे आया और नहायत धीमी तंजिया आवाज में बोला, कोई बात नहीं दाइमा, मिशाल बहुत मुख्ती है और इसे पढ़ने दे। वो विशाल की तरफ देख कर रुका। वैसे वह कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ अपनी पसंद से ही लूंगा। अपनी बीवी के लिए बेहतरीन लिबास और जेवरात का इंतखाब करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। शहरयार ने आखिरी जुमला खास तौर पर मिशाल को सुनाने के लिए कहा। इस जुमले पर मिशाल के दिल में जैसे अंगारे भड़क उठे। उसका खून खौल उठा। एक पल में उसने अपनी तमाम तर बेबसी को गुस्से में बदल दिया। उसकी आंखें तप गई। शहरयार का ये जुमला कि वो इसकी मर्जी के बगैर सब कुछ ले आएगा, उसके लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त तौहीन थी। मिशाल ने गुस्से में अपनी किताबें बंद की और कुर्सी से तेजी से उठी। मैं चलती हूँ, उसने अपने अंदर की झंझलाहट को छुपाते नहायत बेतासुर लहजे में कहा। चले मम्मा। शहरयार के लबों पर एक दिलकश और फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उसने एक सेकंड भी जाया किए बगैर कहा, चले चचे जान, मुझे मालूम था कि मिशाल आखिरकार मेरी बात मानेगी। मिशाल ने अपने नकाब को नहायत एहतियात से ओढ़ा। उसने कोशिश की उसके चेहरे का कोई हिस्सा बाहर न चल के। वो जानती थी कि शॉपिंग पर जाने का फैसला उसने शहरयार को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इसे खूब खबारी देने और जलील करने के लिए किया है। उसे शहरयार की पसंद पर अपनी पसंद ठोसनी थी। वो दोनों माँ और बेटी के साथ शॉपिंग मॉल पहुंचे। मिशाल का मिशन था कि वो शहरयार को ज्यादा से ज्यादा थकाए और इसका वक्त जाया करे। ब्राइडल ड्रेस के लिए उन्होंने एक के बाद एक शोरूम का चक्कर लगाया। मिशाल ने आदत के बरखिलाफ हर लिबास को मुस्तरद कर दिया। बज़ाहिर उसे कुछ पसंद नहीं आया था। वो हर महंगे तरीन लिबास को कोई ना कोई खामी निकाल ही देती। वो कोई 10 से ज्यादा बड़े शोरूम पर गए। हर जगह शहरयार मिशाल को बड़े सब्र से नत नए डिजाइन दिखाता रहा, मगर मिशाल किसी पर भी राजी नहीं हो रही थी। आखिरकार एक शोरूम में शहरयार की तमाम तर पसंद और मॉडर्न डिजाइनर के बिल्कुल बरअक्स मिशाल की नजर एक इंतहाई सादा मगर दिलकश डल पिंक रंग की लॉन्ग घेरीदार फ्रॉक पर पड़ी थी। फ्रॉक में नफीस कढ़ाई थी और वो बहुत ही नरम और नाजुक लग रही थी। विशाल को अचानक वो लिबास बहुत पसंद आ गया। ये शहरयार की तौकियात और पसंद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुझे ये वाला चाहिए। विशाल ने इशारत से वो ढल पिंक फ्रॉक दिखाया। शहरयार ने पहले हैरत से उस फ्रॉक को देखा, फिर मिशाल की तरफ।
उसके चेहरे पर हल्की सी झिलझिलाहट आई, मगर वो मुस्कुरा दिया। उसे जैसे एक लंबा शुक्र का सांस लिया कि भला आखिर मिशाल ने कुछ तो पसंद किया। ठीक है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, पैक करवा दो। उसे फौरन फ्रॉक ले लिया। शॉपिंग का तवील थका देने वाला मरला खत्म हुआ और हिला बेगम कुछ जरूरी सामान लेने चली गई। विशाल और शहरयार दोनों माल के फूड कोर्ट के जाने पड़े। विशाल का दिल अब भी तलख था, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई तासुर नहीं आने दिया। दोनों एक मेज पर बैठ गए। शहरयार ने मिशाल की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। आज तुम पहली बार खुश लग रही हो मिशाल, उसने तंजिया लहजे में कहा। शादी की शॉपिंग ने आखिरकार तुम्हारा मूड ठीक कर ही दिया। मैंने सोचा था कि तुम एक ही चीज अपनी मर्जी से नहीं लोगी। विशाल को उसका ये तबसरा बहुत नागवार गुजरा। मैं खुश नहीं हूँ, उसने मजबूत लहजे में कहा। मैंने ये फ्रॉक इसलिए लिया ताकि मैं तुम्हें ये पसंद ना आए। शैयर की मुस्कुराहट गायब हो गई। बहुत तेज हो तुम, उसे सर्द लहजे में कहा। मगर तुम भूल रही हो कि मैंने कल भी कहा था, मैं तुम्हारी वो तौहीन नहीं भूला जो तुमने 3 साल पहले की थी। बदला जरूर लूंगा, मैं तुम्हें खुश रहने का कोई मौका नहीं दूंगा। मिशाल ने अपनी आंखों में नफरत भरकर उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे नहीं डरती शहरियार, उससे साफ साफ कहा। तुम अपना बदला लेकर देख लो, मैं भी देखूंगी कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर चाल का मुकाबला करूंगी, ये मुझे एक चैलेंज की तरह कबूल है। शहरियार की आंखों में इंतकाम की एक सर्द चमक थी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है लिटिल डॉल, असल खेल तो निकाह के बाद शुरू होगा। दोनों एक दूसरे को नफरत और अज़्म के साथ घूरते रहे। एक खामोश ऐलान जंग हो चुका था। विशाल जानती थी कि उसकी जिंदगी अब एक मैदान जंग बन चुकी है, जहां उसे हर हाल में खुद को बचाना था। विशाल की शादी की तैयारियां अरूज पर थी और साथ ही उसकी यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात भी सर पर थे। ये वक्त विशाल के लिए दोहरे दबाव का था। एक तरफ उसके खौफनाक मुस्तकबिल की बुनियादें रखी जा रही थी और दूसरी तरफ उसका तालीमी मुस्तकबिल दाव पर था। शारियार अब एक मुस्तकिल साय की तरह उसके गिर्द मौजूद रहने लगा था। चचा इस्लान ने बेटे के हक में फैसला आने पर बहुत खुशी से ऐलान कर दिया था कि शहरयार ही मिशाल को लेकर इम्तिहानी मरकज जाएगा और वापस वापस लाएगा। एक सुबह जब मिशाल मुकम्मल नकाब में इम्तिहानी मरकज जाने के लिए तैयार हुई, तो शहरयार हॉल में मौजूद था। उसे चाबियों का गुच्छा घुमाते उसकी तरफ देखा। चलो लिटिल डॉल, वक्त जाया मत करो, आज तुम्हारे पेपर का पहला दिन है। उसके लहजे में अब एक अजीब सी मालकाना सर्द महरी थी जो मिशाल को जहर लगती थी। विशाल बिना कोई जवाब दिए उसी के साथ घर से बाहर निकली। शहरियर की स्याह चमचमाती गाड़ी इम्तिहानी मरकज की तरफ रवाना हुई। कार में खामोशी छाई रही। ये खामोशी दरअसल एक दूसरे के लिए उनकी नफरत का इजहार थी। इम्तिहानी मरकज के बाहर रोहा उसे परेशानी के आलम में मिली। तुम ठीक हो मिशाल? रोहा ने करीब आकर सरगोशी की। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे खुद अजीब लग रहा है। विशाल ने शहरियार की तरफ देखा जो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उन दोनों की तरफ ध्यान दे रहा था। क्या करूं यार, बाबा के हुक्म के आगे तो जाना पड़ता है ना। मगर तुम उसे कैसे झेलती हो? रोहा ने बेचैनी से पूछा। और सबसे अहम बात, शादी के बाद क्या करोगी? वो तो तुम्हें सच में तंग करेगा। विशाल के चेहरे पर एक सर्द अज़्म की झलक आई। वो मुझे कमजोर समझ रहा हुआ। विशाल की आवाज में एक मजबूत इरादा था। मगर मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं भी शायद यार को उसकी नानी दादी याद करवाऊंगी, तुम देखना। रोहा को तसल्ली हुई। वो मिशाल को हौसला देकर पेपर के लिए अंदर भेज दिया। पेपर्स के दौरान भी मिशाल ने शहरियार को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में घसीटने और खूब तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उसकी वजह यह थी कि वो जानती थी कि ये सारे काम शहरियार को चाचा अरसलान के कहने पर करने पड़ेंगे ताकि उनका बेटा एक जिम्मेदार जीवन साथी साबित हो। एक दिन दोपहर से वापसी पर विशाल ने गाड़ी में बैठते शहरियार को हुक्म दिया, शहरियार आपको मेरे लिए एक फेवर करनी होगी। शहरियार स्ट्रेन पर हाथ रखे बैठा था। उसे नागवारी से विशाल की तरफ देखा। क्या है? मुझे नोट्स की कॉपी करवानी है, वो जरा ज्यादा है। आप किसी फोटो कॉपी की दुकान पर रुककर खुद खड़े होकर करवा कर ले आए। विशाल ने बहुत मासूमियत से कहा। शहरियार को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें कोई चपरासी नजर आता हूँ? तुम ये खुद भी करवा सकती हो या किसी और को भी कह दो। वो सर्द लहरी से बोला। मैं क्यों कहूँ किसी को? विशाल ने लापरवाही से कंधे झुकाए। और किसी से क्यों कहूँ, जब सुबह ही चाचू ने कहा था कि आप मेरे लिए हर छोटे बड़े काम में मदद करेंगे। और मैं जानती हूँ चाचा ने आपको खास तौर पर हदायत दी होगी। ये सब मेरी पढ़ाई का मामला है, आप नहीं करेंगे तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। विशाल ने मजे से कहा। शहरियार का चेहरा देखने लायक हो गया था। शहरियार को याद आया कि बाबा ने वाकई उसे सख्ती से हदायत की थी कि वो विशाल को हर तरह से सपोर्ट करे ताकि वो इत्मीनान से पेपर दे सके। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहाँ वो बदला लेने निकला था और कहाँ
उसे ये लड़की अपना ज़ाती घरेलू नौकर बना रही थी। जल कोड़कर उसने वो सब काम करना ही पड़ा था, मगर वो कहाँ जानता था कि ये बस शुरुआत है, क्योंकि उसने दूसरे दिन ही मिसाल फिर से दोपहर को उसके कमरे में टपक पड़ी। शहरयार रोहा की एक बहुत ज़रूरी किताब मेरे पास रह गई है। वो यूनिवर्सिटी के करीब ही रहती है। मैं एड्रेस देती हूँ, आप उसे ये दे आएं। वो बड़ी नरमी से बोली, मगर वो अगले ही पल गुस्से में आया। क्या हो गया तुम्हें? शहरयार ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ या तुम्हारा नौकर? अब दोनों में से कोई नहीं है। विशाल ने मासूमियत से कहा, अब तो मेरे होने वाले मियाँ है ना, और होने वाले मियाँ का यही फर्ज होता है कि अपनी बीवी को हर तरह से खुश रखे और उसकी मदद करे, और ये सब भी तो शादी की तैयारी का ही हिस्सा है ना। उसे पलके टिपटिपाई थी। शहरयार कड़वा घूंट बन के रह गया था। उसे बेबसी पर बहुत ज्यादा देश आ रहा था। उसका सारा मंसूबा उल्टा हो रहा था। वो अपनी इस हालत पर कुलस कर रह गया था। मरता क्या ना करता, उसे मिसाल की बात माननी पड़ी। खनी मीसनी, इसे तो मैं देख लूंगा। दिल में वो कड़ कर रह गया। जब वापस थका हुआ आया तो उसकी हालत देखने वाली थी। विशाल जो लाउंज में बैठी थी, उसे देखकर बामुश्किल हंसी होगी। विशाल ने उसकी बेबसी को भांप लिया था। क्या हुआ शहरयार? अचाल आजकल आपकी जुबान को क्या हुआ है? अब बहुत खामोश क्यों हो गए हैं? आप तो अब धमकियां देते थे। विशाल ने उसे टोंट किया। तुम ज्यादा खुश मत हो मिशाल। शहरयार गुस्से से उसकी तरफ झुका। ये सब बस इसलिए हो रहा है कि मैं बाबा की बात नहीं टाल सकता, मगर तुम्हारी अकड़ और ये सब नौटंकी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। निकाह के बाद मैं तुम्हें देख लूंगा, तब तुम्हें ये सब याद आएगा। विशाल ने पूरी जुर्रत से आंखों में आंखें डालकर उसे देखा। मैं अब इस धमकियों से नहीं डरती, आप भी तैयार रहिए। असल खेल तो निकाह के बाद ही शुरू होगा। दोनों एक दूसरे को नफरत और अज़्म के साथ घूरते रहे। एक खामोश ऐलान जंग हो चुका था। विशाल जानती थी कि उसकी जिंदगी अब मैदान जंग बन चुकी है, जहां उसे हर हाल में खुद को बचाना था। विशाल के इम्तिहानात बिलाखिर इख्तिताम को पहुंचे। आखिरी पेपर के बाद यूनिवर्सिटी से निकलते उसने गहरी सांस ली। एक बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी, मगर अब उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू होने वाला था। इम्तिहान खत्म होने के 24 घंटे बाद ही विशाल का निकाह था। निकाह का दिन आ पहुंचा था। घर को खूबसूरत बड़की कुमकुमों और ताज़ा फूलों से सजा रखा था। माहौल में शहनाई की मदम धुनें और खूबसूरती खुशबुएं बिखरी हुई थी। विशाल का दिल ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखा। वो वही डल पिंक लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसने शहरयार को ख्वार करने के लिए चुनकर खरीदा था। लिबास की नजाकत और पिंक रंग विशाल की कुदरती खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा रहा था। माँ ने उसे नहायत खूबसूरती से तैयार किया था। उसके चेहरे पर मेकअप की हल्की तय थी, मगर उसकी आंखों में गहरे गम और अज़्म का इम्तिजाज था। उसने चेहरे पर खूबसूरत नकाब डाला था। ये नकाब सिर्फ पर्दे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया से और खासतौर पर शहरयार की फातिहा नजरों से छुपने का एक जरिया भी था। रोहा उसके पास मौजूद थी। उसे देखकर रोहा की आंखों में आंसू आ गए। विशाल, रोहा ने सिसकते उसे गले से लगा लिया। मैं तुम्हें इस तरह रुखसत होते नहीं देख सकती, तुम खुश नहीं हो। विशाल ने मजबूती से रोहा का हाथ थामा। मैं खुश नहीं हूँ, मगर कमजोर भी नहीं हूँ। विशाल की आवाज में अजीब सी ठंडक और यकीन था। शहरयार को लगता है कि वो जीत गया है और अब वो मुझे बर्बाद कर देगा, मगर तुम देखना, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मैं उसे वो सब नहीं होने दूंगी जो वो चाहता है। रोहा ने उसकी आंखों में एतमाद देखकर एक गहरा सांस लिया। निकाह की तकरीब के लिए मिसाल को खूबसूरत पर्देदार हुड्डे में बिठाकर बड़े हॉल में लाया गया। सबकी नजरें दुल्हन पर थी। इसी दौरान शहरयार ने हॉल में दाखिल होकर सबको अपनी तरफ मुतवजा किया। उसने सफेद रंग का नहायत दीदा जेब तन किया हुआ था, जिस पर ढल पिंक रंग की कढ़ाई वाली शेरवानी थी। उसने शेरवानी मिशाल के लिबास से मैच करने के लिए खास तौर पर बनवाई थी। सफेद और पिंक के इम्तिजाज में वो इंतहाई वजीहा और हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी पुरसुकून मुस्कुराहट थी जो मिशाल को अंदर तक जला रही थी। उसे लगा जैसे शहरयार उस मुस्कुराहट से कह रहा हो कि आखिरकार उसकी मलकियत बन रही है। वो दोनों एक दूसरे के करीब बिठाए गए। नकाब के पीछे भी मिसाल शहरयार की कुर्बत को शिद्दत से महसूस कर रही थी। निकाह का वक्त आया। काजी साहब ने निकाह परवाना शुरू किया। जब काजी साहब ने मिशाल से कबूल है कहा तो मिशाल ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की। उसके जहन में शहरयार की तमाम धमकियां गूंजी, मगर फिर उसने अपने बाबा का चेहरा और अपनी माँ की उम्मीद भरी निगाहें याद की। उसने बहुत बाहरी दिल से कबूल है कहा। एक ऐसा लफ्ज था जिसने उसे एक ऐसे शख्स से जोड़ दिया जिससे वो शदीद नफरत करती थी। शहरयार के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। निकाह की रस्म पूरी होने के बाद मुबारकबादों का शोर बुलंद हुआ। शहरयार ने मिशाल की तरफ देखा और कहा,
अब जब हम मियाँ बीवी बन ही गए हैं तो हमें कुछ तस्वीर बनवानी चाहिए। उसने नरमी मगर इसरार के लहजे में कहा। विशाल ने सर झुकाए रखा। उसने शहरयार को अपनी आवाज़ों में सर झटक दिया। मैं पर्दे में हूँ, मैं नकाब नहीं हटाऊंगी और ना ही तस्वीरें बनाऊंगी। शहरयार एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। वो जानता था कि वो इनकार करेगी, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर सख्त रवैया अपनाएगी। हॉल में कुछ लोग मौजूद थे। शहरयार ने मजबूरी के आलम में गहरा सांस लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने माथे पर एक हल्की सी शिकन के साथ कहा। शादी के बाद बहुत वक्त होगा तस्वीर के लिए। उसके आखिरी जुमले में एक छुपी हुई धमकी थी। निशाल की माँ और चची रबिया ने उसे समझाया कि वो कम से कम फैमिली फोटो के लिए नकाब हटा दे, मगर मिशाल ने इनकार कर दिया। शहरयार एक बार फिर अपनी बीवी के हाथों सबके सामने कुछ न कर सकने पर कुलस कर रह गया। मिशाल अपने दिल में ही मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि उसने शहरयार को एक बार फिर नीचा दिखा दिया। रुखती का वक्त आ गया। विशाल अपने बाबा से गले मिलकर बहुत रोई। रहमान साहब ने उसे दुआएं दी। खुश रहो बेटा, तुम्हारे चाचा के घर बहुत सुख मिलेगा। विशाल को अपने बाबा के अल्फाज चाकू की तरह चुभ रहे थे। वो सबसे रुखसत हुई। शहरयार उसका हाथ थाम कर गाड़ी तक लाया। अब विशाल के लिए उसकी इंतकाम की कहानी का अगला बाब शुरू हो चुका था। उसकी नई जिंदगी का सफर एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा था जिसमें दोनों फरीक हारने के लिए तैयार नहीं थे। फूलों की महक में बसा गहरे सुर्ख और सब्ज रंगों से सजा कमरा उदासी और तनाव की चादर ओढ़े हुए था। विशाल अपने भारी लहंगों को फैलाकर पेड़ के बिल्कुल किनारे पर एक बेजान गुड़िया की तरह बैठी थी। उसकी खूबसूरत नकाब की झालरें उसके चेहरे को छुपा रही थी। वो किसी किस्म की जंबिश से आ रही थी। उसके दिल में नफरत, गुस्सा और बेबसी का ऐसा तूफान था, मगर बाहर सुकून का राज था। वो आने वाली आफत के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ठीक उसी लम्हे दरवाजा खुला और शहरयार अपनी शेरवानी में मलबूस एक पुरसुकून और फातिहाना मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में शदीद तंज और ठंडा गरूर था। शहरयार ने पहले एक लम्हे के लिए दरवाजे से कमरे का जायजा लिया, फिर उसका रुख मिशाल की तरफ हुआ। वो आहिस्तगी से चलता हुआ मिशाल से कुछ फासले पर रुक गया। एक तवील गहरी सांस लेकर उसने तमस्खर से अपनी हंसी को रोका। तो जनाब, आखिरकार अब मेरी हो ही गई। उसकी आवाज में गहरी सर्द महरी थी। मैंने सोचा था मेरी लिटिल डॉल एक बड़ा हंगामा करेगी, मगर मेरे सामने आपके सारे हरबे खत्म हो गए, है ना? शहरयार ने मिशाल के चेहरे के करीब झुककर उसकी तरफ खरगोशी की, जैसे किसी कैदी को उसकी शिकस्त याद दिला रहा हो। अफंदी खानदान के बेटे को सिर्फ उसके दिल की इजाजत चाहिए होती है, और मेरे दिल ने बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपना बनाना है। विशाल खामोश रही। उसके दिल में दर्द की एक लहर उठी, मगर उसने अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर बेतासुर रखा। आपको याद है वो दिन, 3 साल पहले, जब आपने मेरी तौहीन की थी, मुझे आवारा कहा था? उसकी आवाज में एक चौंका देने वाली सख्ती आ गई। वो थप्पड़ जो मुझे मारा था, उसकी गूंज मुझे आज भी सुनाई देती है। एक लम्हे के लिए मैं वो बेइज्जती नहीं भूला विशाल। और तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? वो एक कदम आगे बढ़ा। अब तुम्हारा वो बदला शुरू होगा जिसकी मैं तुम्हें धमकी दी थी। मैं तुम्हें खुश रहने का कोई मौका नहीं दूंगा। ये निकाह, ये सब कुछ सिर्फ मेरे इंतकाम की पहली किस्त है। विशाल ने तब भी कोई जवाब न दिया। उसके नकाब के पीछे सिर्फ उसकी सर्द आंखें शहरयार को घूर रही थी। उन आंखों में किसी किस्म का खौफ नहीं था, बल्कि सख्त अज़्म और नफरत की एक गैर मुतजलजिल चमक थी। उसकी खामोशी और सर्द निगाहों ने शहरयार को एक लम्हे के लिए तजब्सत में डाला, मगर उसने फौरन से खुद को संभाला। चलो, ये तमस्खर बंद करो और जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ। शहरयार ने तकब्बुर से मुस्कुराते अपने कोट की जेब में से एक छोटी सी अंगूठी का डिब्बा निकाला। वो उतर कर बेड पर मिशाल के बिल्कुल साथ 1 इंच के फासले पर आ बैठा। ये लो, तुम्हारी मुंह दिखाई। उसने हल्का सा डिब्बा खोला ताकि अंगूठी की चमक मिशाल को नजर आए, मगर अगले ही पल वो एक कहका लगाते हुए अंगूठी वापस जेब में डालने लगा। अफसोस, तुमने मुंह दिखाया ही नहीं। अब मुंह दिखाई में कैसी अंगूठी? ये ड्रामा बहुत हो गया। अपना ये नकाब हटा। विशाल ने गहरी सांस ली। उसके सीने में गुस्से और तौहीन का एक पहाड़ था जिसे वो जब्त कर रही थी। वो जानती थी उसकी बेबसी है कि वो अपने बाबा का फैसला नहीं टाल सकती, मगर मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। उसने बहुत आहिस्तगी से अपना हाथ उठाया और नकाब के दूसरे सिरों को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे से हटा दिया। शायजा उस समय हैरत और मबहूतपन का एक मुकम्मल मुजस्समा बन गया। वो सिर्फ उसका खूबसूरत मेकअप से पाक, साफ और चमकता चेहरा ही देख पाया था, लेकिन आज अरूसी लिबास में खूबसूरत जेवरात और नाजुक मेकअप में मलबूस विशाल किसी परी से कम नहीं लग रही थी।
उसकी हसीन और दिलकश आंखों में मौजूद शदीद गुस्सा भी उसकी कुदरती दिलकशी को कम नहीं कर पा रहा था। शायर को एक झटका लगा। बदले का अज़्म सब कुछ फौरी तौर पर ज़हन से महव हो गया। वो साकित बैठा आंखें झपकना भी भूल गया। विशाल ने इसका मबहूत होना पूरी तरह नोट किया। उसे शहरयार के चेहरे पर बेबसी और शर्मिंदगी के तासुरात देखकर एक तंजिया हंसी आई। बदला बाद में ले लेना, विशाल ने ठंडे और ताकतवर लहजे में कहा। पहले मुझे देखकर बुद्ध बनना छोड़ दो। विशाल का ये तेज वार शहरयार के लिए थप्पड़ से कम नहीं था। वो एकदम होश में आया, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो फौरी तौर पर बेड बिस्तर से उतरा, अपनी शर्ट की कॉलर को ठीक करते खड़ा हुआ। हाँ, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। फिर उसने अंगूठी का डिब्बा मेज पर रख दिया। और हाँ, तुम भी ये हुलिया बदल लो और आज रात तुम सोफे पर सोगी। वो अपना चेहरा छुपाता हुआ तेजी से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। विशाल ने कमरे में सुकून छा जाने का इंतजार किया। उसने जल्दी से भारी लिबास उतारा और लाइट सी ड्रेस पहनी। सारा मेकअप साफ करके वो शॉवर लेने चली गई। जब वो वापस आई तो शहरयार की आवाज बाथरूम से आ रही थी। विशाल ने जाए नमाज बिछाई और नमाज अदा करने खड़ी हो गई। शहरयार जब बाहर आया तो विशाल को नमाज में देखकर एक लम्हे के लिए ठहर गया। अपने सादे से हुलिये में बगैर किसी बनाव सिंगार के विशाल की मासूमियत पहले से भी ज्यादा पुरकशिश लग रही थी। शहरयार बेआवाज बेड पर बैठा और विशाल के नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगा। विशाल ने जैसे ही नमाज खत्म की और दुआ के लिए हाथ उठाए, शहरयार फौरन बेड पर लेट गया और कंबल ओढ़ लिया। विशाल भी नमाज पढ़कर उठी, जायनमाज अलमारी में डाली। फिर उसने अलमारी से अपने लिए दूसरा हल्का कंबल लिया और बेड पर दूसरी तरफ लेटने लगी। यहाँ क्यों आ रही हो? शहरयार ने फौरन आंखें खोलकर गुस्से से कहा। मैंने कहा था कि सोफे पर जाओ। विशाल ने अपने कंबल बेड पर रखा और आंखों में चैलेंज लिए उसकी तरफ देखा। मैं नहीं जाऊंगी, ये बेड मेरे जहेज में आया है, लिहाजा ये मेरा है। अगर किसी को सोफे पर सोना है तो वो आप है। शहरयार फंदी, क्या तुम मुझसे लड़ रही हो? शहरयार ने हैरत से एकदम उठकर बैठा। जी हाँ, विशाल ने भी दो बदो जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि आप मुझे कमरे से बाहर निकाल देंगे और मैं बेजुबान गुड़िया की तरह चली जाऊंगी? ख्वाब देखना बंद करें। तवील बहसों तकरार के बाद शहरयार को होश आ गया कि वो अभी कपड़े बदल कर आया और ज्यादा शोर नहीं कर सकता। वो गुस्से या बेबसी की एक मिलीजुली हालत में जल कुड़ रहा था। ठीक है, वो दांत पीसते उठा। ठीक है, देख लूंगा तुम्हें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो मुस्कुराई और अपना तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। अपनी पहली जीत पर वो मुतमईन थी। उसने फौरन बिस्तर पर आरामदा अंदाज में खुद को लिटा दिया और थकन की वजह से फौरन ही सो गए। उधर सोफे पर शहरयार को सुकून नहीं आ रहा था। नरम बिस्तर की बजाय सोफे की सख्ती और सामने बेड पर मिशाल का सुकून से सोना उसे अंदर तक बेचैन कर रहा था। उसे सोफे पर करवट ली, उसका दिमाग शदीद कश्मकश का शिकार था। वो याद करने लगा कि वो लड़पन से ही मिशाल से मोहब्बत करता है। वो रिजल्ट वाले दिन भी बस उसे मुबारकबाद देने गया था, मगर लाल लिबास में विशाल इतनी हसीन लग रही थी कि वो खुद पर काबू न रख सका और लघु हरकत कर बैठा। विशाल का उसे आवारा समझना और थप्पड़ मारना उसकी अना को शदीद ठेस पहुंचा गया। वो गुस्से में बाहर मुल्क चला गया, मगर विशाल की मोहब्बत एक लम्हे के लिए भी उसके दिल से नहीं निकली। उसे चाहने के बावजूद विशाल से नफरत नहीं की। वो सिर्फ अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उससे शादी करने आया, मगर अब वो विशाल को नहीं बता सकता था कि उससे मोहब्बत करता है। उसने सिर्फ यही जाहिर किया कि वो उससे बदला लेना चाहता है। वो बस उसे चिढ़ाता रहा। शहरयार ने सोफे पर बेचैनी से करवट बदली ताकि वो अपना डर छोड़ दे और उसकी बातों का जवाब देने लगे। और कुछ तक वो कामयाब भी हो गया था। अब देखना यह था कि शहरयार उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगा पाता है कि नहीं। सुबह की पहली किरणें फूलों से सजे कमरे में दाखिल हुई। विशाल बिस्तर पर सुकून और इत्मीनान से सोई हुई थी, जिसे रात की कामयाब पहल ने खुशी और फखर बख्शा था। उसकी आंख खुली तो उसने फौरन घड़ी देखी और मुस्कुरा दी। वो फौरन बिस्तर से उठी और सीधी चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ शहरयार, नींद बुरी नहीं हुई? विशाल ने वॉशरूम का दरवाजा बंद करने से पहले उससे पूछा। लगता है सोफा तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, आज से यही तुम्हारा ठिकाना है। शहरयार गुस्से से दांत पीसते हुए बिस्तर पर लेटा रहा। कुछ देर बाद विशाल बाहर आई। उसने अपनी बड़ी के जोड़ों में से एक खूबसूरत नीले रंग का कामदार फ्रॉक पहना था। फ्रॉक का घेर ज्यादा था और उस पर हल्की सी नफीस कढ़ाई थी। उससे बहुत ही हल्का मेकअप किया, सिर्फ अपनी आंखों को नमाया किया। वो सजी सवरी एक नई दुल्हन की तरह लग रही थी। शहरयार इस वक्त बिस्तर पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो जानबूझकर मिशाल को नजरअंदाज करने लगा। उसे मालूम था कि अगर उसने मिशाल को देखा तो वो दोबारा मबहूत हो जाएगा, मगर शहरयार का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो चोरी छुपे एक लम्हे के लिए
बड़ी तेजी से आंख के किनारे से मिशाल की तरफ झांकता। मिशाल की मासूम खूबसूरती और उसके सजे हुए लिबास को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठता। जब मिशाल पूरी तरह तैयार हो गई, उसने अपने सर को हिजाब से ढका। काजल से लबरीज उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। उसे शहरियार को कोई जवाब देने की जहमत नहीं की। उसे नजरअंदाज करते उसे कमरे की चाबियां ली और तमाद के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शहरियार अभी भी लैपटॉप पर रुका हुआ था। विशाल दरवाजे पर पहुंची और फिर रुकी। शहरियार की तरफ देखा। उसने इस तमस्खुर से बड़ी हुई आखिरी नजर शहरियार पर डाली, जो अब भी झुककर से देखने से ग्रेज कर रहा था। विशाल ने कमरे से बाहर कदम रखा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम। दरवाजे के जोरदार बंद होने पर शहरियार का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने गुस्से से लैपटॉप को बिस्तर पर फेंका और दांत पीसते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। नाश्ते की मेज पर चचा अरसलान साहब और चच्ची रबिया बेगम बैठे हुए थे। विशाल नफासत से नाश्ता कर रही थी और चची से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर रात की जीत की एक झलक थी। बेटा मिशाल, शहरियार कहाँ है? अरसलान साहब ने घड़ी की तरफ देखकर फिक्रमंदी से पूछा। तुम्हारी अभी तो शादी हुई है, उसे तो तुम्हें साथ होना चाहिए था ना। तुम अकेले क्यों नाश्ता कर रही हो? विशाल ने एक मासूम और बेतासुर चेहरा बनाया। चचा जान, वो अभी तक सो रहे हैं, उसने आहिस्तगी से कहा। अरसलान साहब के चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। क्या, शहरयार अभी तक सो रहा है? ये कोई तरीका है क्या? वलीमे की तैयारी शुरू हो चुकी है और उसे अभी तक अपनी नई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। चाचा जान, छोड़ देना। विशाल ने फौरन से अरसलान साहब का हाथ थाम लिया। शायद शादी की थकन की वजह से ज्यादा थक गए होंगे। कोई बात नहीं, उन्हें सोने दे। अरसलान साहब ने मिशाल की फर्मा बरदारी और शहरयार को बचाने की अदा को देखकर एक गहरा सांस लिया और खामोश हो गए। ठीक है। इसलिए शहरयार तन मिजाज और डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। विशाल को वहां बैठा देख और अपने बाबा के चेहरे पर गुस्सा देख वो फौरन समझ गया कि विशाल ने कुछ नया किया है, कुछ नया खेल खेला है। उसने विशाल को तीखी नजरों से घूरा। फिर उसने नौकर को आवाज दी। अब्दुल्ला, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ, मेरा बाहर बैठने का मूड नहीं है। ये कहकर उसने सबको नजरअंदाज किया और गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो इस वक्त किसी का भी सामना नहीं करना चाहता था। विशाल ने मुस्कुराते अपना नाश्ता जारी रखा, जबकि चचा अरसलान और चच्ची रबिया शहरयार के बदतमीज रवैये पर परेशान हो गए। इसे तो मैं अभी बताता हूँ, ये क्या तरीका है भाई? अरसलान साहब गुस्से से उठे, मगर विशाल ने रोक दिया। वो शादी वाले घर में बदमस्की नहीं चाहती थी। शाम गहरी हो चुकी थी। आज विशाल के वलीमे की तकरीब थी। एक नामोर मेकअप आर्टिस्ट विशाल के कमरे में मौजूद थी। आज मिशाल ने सफेद रंग का एक खूबसूरत हसीन फ्रॉक पहना था, जिसकी मासूमियत में मजीद इजाफा कर रहा था। मेकअप आर्टिस्ट ने बाल संवारे ने और मेकअप शुरू करने से पहले मिशाल से कहा, मैडम, आपकी आईब्रो बहुत प्यारी है, मैं ना थोड़ा सा शक्ल दे दूंगी। नहीं, मिशाल ने साफ इनकार कर दिया। मैं आईब्रो नहीं बनवाती। अच्छा, तो क्या मैं आपके बाल खोल दूं? हाफ अब तो वो अच्छा लगेगा इस गाउन के साथ। आर्टिस्ट ने तजवीज दी। नहीं, मेरे बाल नकाब में बंद ही रहेंगे। विशाल ने अपना मामूल का सर्द जवाब दिया। मेकअप आर्टिस्ट हैरान हुई। वलीमे पर निकाब? अब तो बहुत कदामत पसंद लग रही है। विशाल ने एक सर्द सांस ली। जो कुछ मैं कह रही हूँ ना, बस वो करें। नकाब भी मैं खुद ही डालूंगी। बल आखिर मेकअप आर्टिस्ट को मिशाल के निकाब के लिए ही तैयार करना पड़ा और शादी हाल में खुशी और रौनक का समा था। शहरयार एक ग्रे रंग के 3 पीस सूट में मलबूस इंतहाई वजीहा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक नकली इत्मीनान था जो विशाल को अंदर से जला रहा था। विशाल की गहरी सहेली रूहा उसे मुबारकबाद देने के लिए स्टेज के पीछे उसके कमरे में आई। तुम ठीक हो मिशाल? रूहा ने करीब आकर उसके गाल को छुआ। रात कैसी गुजरी? मैं बहुत फिक्रमंद थी। विशाल ने नकाब के पीछे से शरारत से मुस्कुराया। रात बहुत पुरसुकून गुजरी। फिर वो सरगोशी में बोली, मैंने उसे खूब तंग किया और सोफे पर सुला दिया। रूहा हैरत से बोली, तुम तो पत्थर दिल हो गई हो यार, तुम्हारे नए नवेले मियाँ को तुमने सोफे पे सुला दिया। विशाल की आंखों में चमक थी। ये उसके बदले की पहली किस तरह हुआ? वो मुझे रोने के मौके देना चाहता है। मैंने उसे थकने और जलने कूदने के मौके दे दिए। दोनों सहेलियां हंस पड़ी। विशाल को स्टेज तक लाया गया। सफेद लिबास और नकाब में वो किसी पुरस्कार हसीन शख्सियत की मालिक लग रही थी। शहरयार उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही विशाल उसके करीब पहुंची, शहरयार ने उसका हाथ सख्ती से थामा और स्टेज की तरफ ले गया। उसके हाथ की सख्ती और सर्द लम्स विशाल को नफरत का एहसास दिला रहा था। स्टेज पर फोटोग्राफर ने फैमिली पिक्चर्स का सिलसिला शुरू किया। बेटा मिशाल, जरा नकाब हटा दो, एक फैमिली पिक्चर ले लें।
चाची रबिया ने बहुत प्यार से कहा, नहीं चाची जान। विशाल ने पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं नकाब नहीं हटा सकती, अगर आपको मसला है तो ये तस्वीर रहने दें। शहरयार का चेहरा गुस्से से पत्थर हो गया। ये विशाल का एक और वार था। सबकी मौजूदगी में से कुछ कह भी नहीं सकता था। उसने अपने दिल में हजारों गालियां देते खुद पर काबू पाया। वलीमे के बाद जब वो दोनों अपने कमरे में आए तो माहौल में शदीद तनाव था। शहरयार ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और गुस्से से विशाल की तरफ पलटा। ये नकाब के क्या ड्रामा है? शहरयार ने विशाल को बाजू से जकड़ लिया। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की आग भरी थी। सबके सामने ये तमस्कर क्यों कर रही हो? विशाल का चेहरा दर्द से सफेद हो गया, मगर उसने अपने आप को मजबूत रखा। ये ड्रामा नहीं है शहरयार। विशाल की आवाज सर्द और पुरएतमाद थी। मैं अपने आप को नामहरम की नजरों से बचाती हूँ, ये मेरा असूल है। शहरयार को शदीद झंझलाहट हुई। उसने एक जोरदार हंसी हंसी जो जहर में डूबी हुई थी। ओह, बहुत पारसा बन रही हो, अब तुम मेरी बीवी हो और ये सब ढोंग बंद करो। ये कहते उसने गुस्से से उसे बिस्तर पर धकेल दिया। विशाल बिस्तर पर गिरी और उसकी आंखें नम हो गई। उसे शदीद जिल्लत का एहसास हुआ, मगर उसने रोने की कमजोरी नहीं दिखाई। ये पारसाई नहीं है। विशाल ने टूटे हुए लहजे में मगर ताकत के साथ कहा, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, आप इसे पारसाई का नाम देकर तौहीन मत करें। शहरयार को मिशाल की जुर्रत और मजबूती समझ नहीं आई। उसे कमजोर देखना चाहता था, मगर मिशाल हर बार एक नए अज़्म के साथ खड़ी हो जाती। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मिशाल। वो सर्द लहजे में सरगोशी करता हुआ चेहरे पर गुस्से की लकीरें लिए कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही मिशाल आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर ढेर हो गई। उसके हलक में अटके आंसू आखिरकार बह निकले। उसकी सिसकियां कमरे के सुराटे में घुसने लगी। वो वाकई, उसने सिसकते हुए कहा, वो वाकई मुझे रोने के मौके दे रहा है। उसका दिल दुख, खौफ और बेबसी की तारीकी में डूबा हुआ था। रात के बीते लम्हे विशाल के जहन में सुहान रू बनकर गुजरे थे। शहरयार का बाजुओं से जकड़ना, बिस्तर पर धकेल देना और उसकी पारसाई का मजाक उड़ाना विशाल के दिल पर गहरे घाव लगा गया था। शहरयार के जाने के बाद विशाल दिल खोल कर रोई थी, मगर सुबह की पहली किरणों के साथ उसने अपने आंसू पूंछ डाले। वो बिस्तर से उठी और सीधी वॉशरूम की तरफ गई। हर कतरा जो उसके चेहरे को छू रहा था वो उसके अंदर एक नया अज़्म पैदा कर रहा था। उसने ठंडे पानी से अपना वुजू किया और कमरे में बिछाई गई छोटी सी जाय नमाज पर खड़े हो गई। आज की नमाज में सिसकी सिसकियां शामिल थी। आज उसकी नमाज में अज़्म, हिम्मत और एक मजबूत इरादा शामिल था। उसने लंबे सजदे किए और दुआया हाथ उठाकर अपने रब से सरगोशी की, या अल्लाह। उसकी आवाज में बेबसी नहीं थी बल्कि इस्तकामत थी। मैं इस जंग में तनहा हूँ, मुझे हिम्मत दे। मैं शहरयार के हर वार का मुकाबला कर सकूं और उसे उसकी जुबान में जवाब दे सकूं। मुझे सब्र और इस्तकामत दे कि मैं जिल्लत का मुकाबला कर सकूं जो उसने मेरे मुकद्दर में लिख दी। नमाज के बाद उसने कुरान पाक खोला और तिलावत शुरू कर दी। उसके दिल को सुकून मिला। उसकी आंखें उठी और उसने सोफे पर नजर डाली। शहरयार कमरे में नहीं था। रात भर कमरे में ना आने का वाज़ह मतलब था कि वो अभी भी अपने गुस्से और नफरत में मुब्तला था और गालिबन वो घर के किसी और कोने में रात की बेरामी झील रहा था। विशाल ने एक लंबी ठंडी सांस ली। अच्छा है, वो दिल में बोली। उसका गुस्सा जितना बढ़ेगा मेरे लिए उतना ही मसला होगा। उसे कुरान पाक को एहतियात से बंद किया, उठ खड़ी हुई। विशाल अपने कमरे से बाहर निकल आई और सीधी किचन की तरफ गई। रबिया बेगम, शहरयार की वालदा, और अरसलान साहिब, शहरयार के वालिद भी लाउंज में आ चुके थे। अरे विशाल बेटा, रबिया बेगम ने विशाल को किचन में देखकर ताज्जुब से कहा और फौरन उसकी तरफ लपकी। तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए, तुम नई दुल्हन हो। चची जान, मेरा दिल नहीं कर रहा आराम करने को, विशाल ने मोहब्बत से कहा। और ये मेरा अपना घर है, मैं अपने ससुराल में अपना काम खुद क्यों नहीं करती? बेटा, तुम्हारे लिए मुलाजिम है। रबिया बेगम ने उसे प्यार से डांटा। मुलाजिम तो है, मगर मेरे हाथ के नाश्ते में जो मोहब्बत होगी वो उनके हाथ में कहा। विशाल ने जुमला बहुत नफासत और खुशदिली से कहा। रबिया बेगम ये सुनकर बहुत खुश हुई और विशाल की सलीके पर नाज करने लगी। विशाल ने सलीके से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। इस दौरान रबिया बेगम ने शहरयार के बारे में पूछा। शहरयार अभी तक नहीं उठा क्या? विशाल ने एक बेतासुर चेहरा बनाया। नहीं, वो भी सो रहे हैं। वो शहरयार के बदतमीज रवैये और रात भर कमरे से बाहर रहने का जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि इस बात का बदला वो अपने तरीके से लेगी। तकरीबन 10 बजे के करीब जब सब मसरूफ हो चुके थे, शहरयार की स्याह कार खामोशी से गिराज में दाखिल हुई। वो रात भर गालिबन अपने दोस्तों के पास रुका था। नींद की कमी और गुस्से से उसकी हालत चिड़चिड़ी हो रही थी। वो गाड़ी से निकला और सर झुकाकर सबकी नजरों से बचते बचाते सीढ़ियां चढ़ने लगा।
ताकि कोई उसे ना देखे। मगर विशाल ने शहरयार को इस तरह चोरी छुपे कमरे की तरफ जाते हुए देख लिया। उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। कहा मेरी पारसाई का मजाक उड़ाने वाला शहजादा, और कहा चोरों की तरह अपने घर में दाखिल होने वाला बुजदिल। विशाल ने दिल में शहरयार को कोसा। वो शहरयार को उसकी हरकत पर टोकना चाहती थी, मगर उसने खुद को रोका। उसे अंदाजा था कि इस वक्त की खामोशी रात के शोर से ज्यादा मुअस्सर होगी। शहरयार कमरे में दाखिल होते ही अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर दराज होकर फौरन सो गया। रात के खाने पर जब सब साथ बैठे तो शहरयार भी नींद पूरी करने के लिए कमरे से बाहर आया। वो थका हुआ था, मगर उसके चेहरे पर थोड़ी सी फ्रेशनेस भी थी। शहरयार, अस्तान साहिब ने सख्त लहजे में से आवाज दी। उनकी आवाज में गुस्सा शामिल था। जी बाबा, शहरयार ने आहिस्ता से जवाब दिया। क्या हो गया तुम्हें? अस्तान साहिब ने अपनी आवाज बुलंद की। तुम्हारी अभी कल ही शादी हुई है, पूरा दिन सो रहे थे। तुम्हें कोई जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? तुम मेरी बहू को अकेला छोड़कर सारा दिन सोते रहे। शहरयार को अपने वालिद का ये गुस्सा सबके सामने, जिल्लत का ये एहसास मिशाल की वजह से हो रहा था। उसने गुस्से से मिशाल की तरफ देखा, जो कि खाने की तरफ झुकी हुई थी और अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें तुम्हारे करतूतों का फल मिल रहा है, विशाल ने दिल में कहा। शहरयार को कोई जवाब ना सूझा। सॉरी बाबा, उसने नदामत से कहा। रात देर हो गई थी इसलिए ज्यादा नींद आ गई। कल से ऐसा नहीं होगा। कल से मैं वैसे भी ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। विशाल ने उसे माफ कर देने की अदाकारी करते हुए कहा। कोई बात नहीं अब्बू जान, शहरयार कल से ऑफिस जाएंगे तो ये जिम्मेदारी भी संभाल लेंगे। शहरयार के माथे पर गुस्से के बल थे, मगर वो विशाल को कुछ ना कह सका। अगले दिन सुबह सवेरे ही शहरयार को ऑफिस के लिए निकलना था। विशाल अपने नए प्लान के साथ बिल्कुल तैयार थी। उसने नमाज के बाद शहरयार का नाश्ता बनाया। शहरयार चहलकदमी करके फ्रेश हो चुका था और नाश्ते के कमरे में दाखिल हुआ। मुलाजिम ने सामने शहरयार के लिए मक्खन वाला पराठा और एक गर्मा गर्म चाय का कप रखा। शहरयार ने गहरी सांस ली और मेज पर बैठा। उसने पराठे के साथ चाय का एक बड़ा घूंट लिया। अगले ही लम्हे उसके मुंह से एक चीख निकल गई। ये क्या है? उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके कानों से धुआं निकलने लगा। उसकी जुबान बुरी तरह जल गई थी। चाय में किसी ने भर भर के सुर्ख मिर्चों का पाउडर डाल दिया था। पानी! शहरयार जोर से चीखा। रबिया बेगम और मुलाजिम भागकर उसकी तरफ दौड़े। रबिया बेगम ने उसे जल्दी से पानी और दही का गिलास दिया। क्या हुआ है बेटा? अम्मी, इस चाय में मिर्चें हैं, पूरी की पूरी मिर्च है। शहरयार को गुस्सा आसमान की को छू रहा था। उसने फौरन मुलाजिमों को बुलाया। ये नाश्ता किसने बनाया? किसने? सब मुलाजिम डर गए। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से कहा, सर आपका नाश्ता बहू बेगम ने बनाया। मिशाल का नाम सुनकर शहरयार के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो गुस्से से बिछड़ा हुआ मिशाल को तहस नहस करने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। मगर जब वो लॉन के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि मिशाल आराम से अरसान साहब के साथ लॉन में बैठी हुई है। वो दोनों किसी अच्छे और अहम मौजू पर बात कर रहे थे और मिशाल के चेहरे पर एक नहायत मासूम और सादा मुस्कुराहट थी। शहरयार को देखकर विशाल ने कहा, ओह शहरयार, अभी आप अभी तक यही हैं? आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? शहरयार का गुस्सा उसके अंदर ही जलकर राख हो गया। वो अपने वालिद की मौजूदगी में शहरयार से विशाल से कुछ कह नहीं सका था। मैं जा रहा हूँ बस, शहरयार ने कुड़ते हुए कहा। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो जानता था कि विशाल ने ये जानबूझकर किया है। उसने विशाल को एक जलती हुई नजर डाली और एक लफ्ज भी कहे बगैर अपनी अना को मसलता वो गुस्से से गाड़ी की चाबी उठाई और ऑफिस की तरफ निकल गया। विशाल ने उसे दूर जाते हुए देखा। उसके होंठों पर इत्मीनान की एक मुस्कुराहट आ गई। आने वाले दिनों में विशाल का यही तंग करने का सिलसिला जारी रहा। शहरयार उस पर जब भी गुस्सा करता, उसे डांटता या कोई बात कहता, विशाल पूरे तीखे जवाब देती। उसके जवाब में हमेशा मंतक और सर्द लहजा शामिल होता, जो शहरयार को मजीद गुस्से में मुब्तला कर देता। खानदान में हर हफ्ते कोई ना कोई दावत या तकरीब होती थी। शहरयार मिशाल को कोई रोशन या भड़कीला लिबास पहनने का कहता। मिशाल उसके कहे गए से उलट लिबास का इंतखाब करती। वो हमेशा सादा मुटियाले रंग का या गहरे रंग का लिबास तैयार होती, ताकि इसकी खूबसूरती मजीद मुनफरिद लगे। और सबसे बढ़कर वो हर दावत में नकाब पहनकर जाती, चाहे शहरयार कितना ही चीखता और गुस्सा करता। लेकिन मिशाल खामोश रहती तो शहरयार और चिढ़ जाता। करीबी दोस्त कामरान के घर आज रात की दावत थी। ये शादी के बाद उनकी पहली बाकायदा दावत थी। मिशाल ने इस मौके के लिए एक स्याह रंग का भारी कामदार लिबास पहना। स्याह रंग उसकी गोरी रंगत पर क़यामत ढा रहा था, मगर हस्बे आदत उसने अपने चेहरे को नकाब में मुकम्मल तौर पर छुपा रखा था। शहरयार, जो खुद भी एक नफीस सूट में मलबूस था, उसे तैयार होते देख छल बुन गया।
तुम्हें कोई और रंग नहीं मिला पहनने के लिए? उसने तंजिया लहजे में कहा। और ये ड्रामा आज फिर से? तुम मेरे दोस्तों के सामने भी इस तरह मुंह छुपा कर जाओगी? निशाल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि उसकी खामोशी शहरयार को आग लगा देगी। उसने इत्मीनान से अपना अबाया पहना। शहरयार ने गुस्से से मुठ्ठियां बिछ ली। ठीक है लिटिल डॉल, उसने दिल ही दिल में सोचा। तुम्हें लगता है तुम हर बार जीत जाओगी? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आज सबके सामने तुम्हारा ये घमंड दोनों तोड़ कर रख दूंगा। उसके दिमाग में एक शरारती मंसूबा बन चुका था। कामरान और उसकी बीवी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। कामरान एक खुश मिजाज और मिलनसार इंसान था, जबकि मिरहा भी नहायत मोहब्बत से पेश आई। वेलकम विशाल। मिरहा मोहब्बत से बोली तो कामरान भी विशाल की तरफ मुड़ा। अरे भाभी, आखिर आपको देख ही लिया। कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शहरयार तो आपको छुपा कर ही बैठ गया था। विशाल ने नकाब के पीछे से धीमी आवाज में सलाम किया। वो चारों लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ थे। शहरयार बार बार विशाल को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, जो मिरहा के साथ बातों में मसरूफ थी। वो सिर्फ मौके की तलाश में था। जैसे ही मुलाजिम जूस लेकर आया, शहरयार ने अपना खेल शुरू किया। लाओ मुझे दो। उसने ट्रे से 2 ग्लास उठाए। एक उसने कामरान को दिया, दूसरा मिशाल की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मिशाल ग्लास पकड़ने लगी, शहरयार ने चालाकी से अपना हाथ टेढ़ा होने की अदाकारी की। ओ शिट! जूस का पूरा ग्लास सीधा मिशाल के दुपट्टे और नकाब पर गिरा। ओ खुदाया! फिर एकदम घबरा कर खड़ी हो गई। ये क्या हो गया? ओ डैम इट! मिशाल, आई एम सो सॉरी। शहरयार ने अनजान बनते मासूमियत से कहा। मेरा हाथ फिसल गया था। तुम्हारा सारा निकाब गीला हो गया। विशाल एक लम्हे के लिए साकित रह गई। उसे शहरयार की आंखों में शरारत और तंजिया मुस्कुराहट साफ देख ली थी। वो फौरन उसकी हरकत समझ गई। उसे समझ आ गया कि शहरयार ये सब इसलिए कर रहा है कि सबके सामने नकाब उतार दे। एक सर्द लहर उसके अंदर दौड़ गई। तुम मुझे कमजोर समझते हो शहरयार? उसने दिल में सोचा। मगर अब देखो मैं क्या करती हूँ। इससे पहले मिशाल कुछ कहती मिरा उसके पास आई। उसकी हालत देखकर परेशानी से बोली। विशाल, आप मेरे साथ आए। मैं आपको अपना दुपट्टा देती हूँ। ये तो पूरा भीग गया है। जरूर, विशाल ने कहा, मगर उठने से पहले उसने गहरी सांस दी। उसने शहरयार की तरफ देखा, जो उसे मजे से देख रहा था। फिर उसने अपनी नजरें कामरान की जानिब मोड़ी, जिस सारी सूरत हाल में शर्मिंदा सा होकर दूसरी तरफ देख रहा था। 1 मिनट मेरा, विशाल ने आहिस्तगी से कहा। यह बहुत चिपचिपा हो रहा है। और इससे पहले कि शहरयार कुछ समझ पाता, विशाल ने आहिस्तगी से अपने हाथ से नकाब चेहरे से दूर करना चाहा, मगर गलती से वो खुल गया। शहरयार की आंखें हैरत से फैल गई। वो पहली बार किसी गैर मर्द के सामने इस तरह बेनकाब हो गई थी। विशाल ने दुपट्टे के साफ हिस्से से दोबारा नकाब किया, मगर वो एक लम्हा बहुत भारी था। लाउंज में जैसे सब भी साकित हो गए। कामरान, जो अब तक नजरें झुकाए बैठा था, विशाल के नकाब हटाते वो बेध्यानी में उसकी तरफ मुड़ा, और वो एक झलक उसके दिलो दिमाग पर क़यामत की तरह बरसी और वहीं जम गया। स्याह लिबास में, बगैर किसी भारी मेकअप के, विशाल की धोतिया रंगत, सैतून नाक और गहरी स्याह आंखों किसी जादू की तरह थी। वो सादगी में भी इतनी हसीन थी कि कामरान पलक झपकाना भूल गया। शहरयार, तुम्हारी बीवी? कामरान के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो दीवाना वार उसे देखे गया। शहरयार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसका सारा मंसूबा उल्टा पड़ गया। वो मिशाल को सबक सिखाना था, मगर यहाँ तो उसके अपने दोस्त की नीयत खराब हो गई थी। उसके अंदर मलकियत की एक जलन पैदा हुई। फौरन उठा और मिशाल के आगे खड़ा होने की कोशिश की। मेरा, इसे अंदर लेकर जाओ। शहरयार ने दांत पीसते हुए कहा। विशाल ने शहरयार की तकलीफ और जलन को भांप लिया। वो 2 सेकंड के लिए शहरयार को देखती रही, फिर इत्मीनान से उठी। चले मिरा। वो मिरा के साथ कमरे में चली गई। जब वो वापस आई तो उसने मिरा के एक हल्के रंग के दुपट्टे से दोबारा नकाब कर दिया, मगर तीर कमान से निकल चुका था। शहरयार का दोस्त कामरान अब वो पहले वाला कामरान नहीं रहा था। खाने की मेज पर वो मुसलसल मिशाल को घूरता रहा। उसकी नजरें बेबाकी से विशाल के नकाब पर जमी थी, जैसे वो उसे एक्सरे की तरह चीर कर दोबारा चेहरे को देखने का तलबगार हो। शहरयार ये बात नोट कर रहा था। उसका अपना ही दोस्त उसकी बीवी को ऐसी गंदी नजरों से दिख रहा था, और वो कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि ये सब उसकी अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से हुआ था। कामरान, खाना खाओ। शहरयार ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ, खा रहा हूँ। कामरान ने नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। शहरयार का दिल कर रहा था कामरान की आंखें नोच ले। खाना खत्म होते शहरयार फौरन उठ खड़ा हुआ। मेरा कामरान, बहुत शुक्रिया, अब हमें जाना है। अरे इतनी जल्दी क्या है? कामरान फौरन बोला। अभी तो आप लोग आए हैं, कम से कम कॉफी तो पी कर जाए। नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है।
शहरियार ने जल्दी मचाई। मैं नहीं मानता। कामरान ने जिद की। मेरा जाओ जरा कड़क सी कॉफी बना कर लाओ। मैं शहरियार को ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरा बेचारगी से सर हिलाकर कॉफी बनाने किचन में चली गई। शहरियार गुस्से से कुर्सी पर वापस बैठ गया। विशाल कामरान की नजरों की मुसलसल हिसार से तंग आ चुकी थी। उसे शदीद घुटन महसूस हो रही थी। मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। विशाल ने बहाना किया और उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, जहां उसने कपड़े बदले थे। ठीक उसी वक्त शहरियार का फोन बजा। हेलो। हाँ। क्या आवाज नहीं आ रही? शहरियार ने फोन कान सा लगाया। या सिग्नल का मसला है, मैं बाहर लॉन में आकर बात करता हूँ। शहरियार फोन पर बात करता लाउंज से बाहर निकल गया। लाउंज में अब सिर्फ कामरान अकेला था। उसने देखा कि मिराह किचन में मसरूफ है और शहरियार लॉन में फोन पर मसरूफ है और मिशाल कमरे में अकेली है। कामरान के चेहरे पर एक मकरवा सी मुस्कुराहट आई। उसने मौका गनीमत जाना। वो दबे पांव उठाकर चुपके से उसी कमरे की तरफ बढ़ गया जहां मिशाल अभी अभी दाखिल हुई थी, जहां उसने अपना नकाब बता था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कामरान की घूरती हुई नजरें उसके वजूद में सनसनी पैदा कर रही थी। उसने दरवाजे को बस हल्का सा बंद ही किया था, लेकिन कुछ देर बाद कामरान अंदर दाखिल हुआ। उससे पहले कि मिशाल कुछ समझ पाती, कामरान ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। ये क्या बदतमीजी है? विशाल की आवाज खौफ से कांप गई। वो फौरन 2 कदम पीछे हटी। दरवाजा खोले कामरान। कामरान के चेहरे पर वो दोस्ताना मुस्कुराहट नहीं थी जिसने लाउंज में दिखाई थी। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत और भूख थी। क्यों? वो आहिस्ते से उसकी तरफ बढ़ा। इतना क्यों छुपाती हो खुद को? मैंने देख लिया है तुम्हें, खुदा की कसम। मैंने आज तक तुमसे हसीन औरत नहीं देखी। अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से निकल जाए। मिशाल ने वार्निंग देते हुए कहा। उसका दिल हलक में आ गया था। अगर शहरयार आगे तो आपको जान से मार देंगे। शहरयार? कामरान हंसा। वो तो लॉन में सिग्नल ढूंढ रहा है। उसे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? वो मजीद करीब आया। वो तुम्हारे काबिल नहीं है मिशाल। वो तो तुम्हें समझता ही नहीं। एक बार, बस एक बार मुझे। कामरान ने अपना हाथ बढ़ाकर विशाल का बाजू पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। विशाल ने अपनी पूरी ताकत से चीखते उसे गुस्से से दूर धकेला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम एक घटिया इंसान हो। विशाल का धक्का कामरान को पीछे तो हटा गया, लेकिन उसकी अना मजरूह हो गई। उसके चेहरे पर इंसानियत के आखिरी आसार भी मिट गए। घटिया, वो गराया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ घटियापन क्या होता है। वो मुकम्मल हैवान बन चुका था। उसने एक ही लम्हे में आगे बढ़कर मिशाल पर झपट्टा मारा। उसे मिशाल को बालों से पकड़कर दीवार पर लगा दिया। बचाओ मुझे शहरयार। मिशाल की चीख पूरे घर में गूंज गई। लॉन में खड़ा शहरयार फोन पर गुस्से से बात कर रहा था। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? सिग्नल शहरयार। ये मिशाल की आवाज थी। ऐसी चीख जिसमें खौफ, दर्द और बेबसी थी। शहरयार का खून रगों में जम गया। उसने फोन हाथ से गिरा दिया। विशाल। वो वहशत की हालत में अंदर की तरफ भागा। चीख सुनकर वो पहले ही कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। कामरान, कामरान दरवाजा खोलो, ये क्या कर रहे हो? वो जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। अंदर से मिशाल के रोने और मजामत करने की आवाजें आ रही थी। उसी लम्हे शहरयार वहां पहुंचा। उसने मीरा को दरवाजे पर रोते देखा और अंदर से आती आवाजें सुनी। उसका दिमाग माउफ हो गया। हटो यहाँ से। वो पागलों की तरह चीखा। उसने एक लम्हा भी जाहिर नहीं किया। उसने अपना पूरा वजन और गुस्सा दरवाजे पर निकाल दिया। दरवाजा लड़सा कर खुला नहीं। विशाल, विशाल, वो चीखा। उसने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी। लकड़ी के टूटने की आवाज, एक जोरदार लात, कड़ाक। दरवाजे का लॉक टूट गया। दरवाजा धड़ाम से अंदर की तरफ खुला। अंदर का मंजर क्यामत खेज था। कामरान ने विशाल को जमीन पर गिराया हुआ था और उसका नकाब नोच रहा था। विशाल अपनी पूरी ताकत से मजामत कर रही थी। दरवाजा टूटते ही विशाल ने घबरा कर पीछे देखा। विशाल ने जैसे ही शहरयार को देखा वो रोती हुई सिसकती उठी और भागकर सीधा शहरयार के पीछे छुप गई। उसे खौफ के मारे शहरयार की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। शहरयार की आंखें खून उगल रही थी। उसने अपनी बीवी की हालत देखी। उसने अपने दोस्त की हैवानियत देखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? शहरयार के मुंह से सिर्फ ये निकला और फिर वो पागलों की तरह कामरान पर टूट पड़ा। उसने कामरान को बालों से पकड़कर उठाया और एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा। कामरान लड़खड़ा कर गिरा। शहरयार ने उसे उठने का मौका ही नहीं दिया। वो इस पर चढ़ पड़ा और लातों और गूंसों से मारना शुरू कर दिया। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? वो पागलों की तरह उसे मार रहा था। कामरान का चेहरा खून से लथपथ हो गया था। शहरयार, बस करो।
मिराह रोते हुए शहरयार को पीछे से खींचने लगे। खुदा के लिए रुक जाओ, वो मर जाएगा। कामरान। मिराह के रोने और चीखने पर शहरयार एक लम्हे के लिए रुका। वो हाँफ रहा था। उसने नफरत से कामरान की तरफ देखा जो फर्श पर बेसत पड़ा था। आज से शहरयार ने मिराह की तरफ सर्द नजरों से देखा। तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। वो तेजी से मुड़ा। शहरयार ने आगे बढ़कर नरमी से मगर मजबूती से विशाल का बाजू थामा। विशाल ने सिसकते हुए अपना चेहरा अपने ही हाथों में छुपा लिया। शहरयार उसे लेकर जहन्नुम से बाहर निकल आया। वो विशाल को गाड़ी में बिठाकर तेज रफ्तारी से घर की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी गहरा सुनाटा छाया हुआ था। वापसी के सफर में विशाल खामोश पत्थर बनी बैठी थी। उसके चेहरे पर नकाब था मगर शहरयार को इल्म था कि उसके पीछे उसकी आंखों में शदीद दुख और गुस्सा भरा है। ड्राइविंग करते शहरयार के माथे की रगें तनी हुई थी। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसकी एक अहमकाना शरारत की वजह से उसकी बीवी की इज्जत खतरे में पड़ गई थी। जिस परिंदे को पिंजरे में कैद रखना चाहता था उसने खुद ही उसका पिंजरा खोलकर उसे खतरे के मुंह में धकेल दिया था। घर आकर कमरे में एक भारी सुनाटा छा गया। विशाल ने अबाया और नकाब उतारा और गुस्से से उसे बेड पर फेंक दिया। शहरयार ने दरवाजा बंद किया और कुछ देर हिचकिचाकर विशाल की तरफ देखा जो खिड़की के पास खड़ी थी। विशाल, उसने धीमी और शर्मिंदगी से भरी आवाज में कहा, मुझे मुझे माफ कर दो। विशाल ने तेजी से पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू और आग धुआं थे। आज उसके सब्र का जवाब दे चुका था। माफी? तुम्हें शर्म नहीं आती माफी मांगते हुए? विशाल चिल्ला, यही चाहते थे ना तुम? मेरा नकाब तुम्हें ड्रामा लगता था ना? उसकी आवाज भरा गई। आज देख लिया ना तुम्हारी एक गलती ने क्या किया? तुम्हें एहसास है? तुम्हारे इस घटिया खेल की वजह से तुम्हारे दोस्त ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। तुमने मुझे जलील करना चाहा। तुमने खुद ही मेरी इज्जत पर वार करवा दिया। विशाल चिल्लाते हुए दहाड़े मार कर रो दी। हम सॉरी विशाल, खुदा की कसम मैं ये सब नहीं चाहा था। शहरयार ने फौरन से उसके सामने घुटनों के बल झुककर वजाहत दी। शर्मिंदगी से उसकी नजरें झुक गई। मैं तो बस एक शरारत कर रहा था। मैंने सोचा था सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा करूंगा तो तुम नकाब छोड़ दोगी। मुझे नहीं पता था कि कामरान की नीयत इतनी खराब हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। उसने अपना सर नीचे झुका लिया जैसे उस जमीन में धंस जाना चाहता हो। मैं अपने घटिया और अहमकाना रवैये की माफी मांगता हूँ विशाल। विशाल ने अपने आंसू साफ किए। एक ठंडी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। तुम्हारे दोस्त ने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की। तुमने मुझे जलील करके अपना बदला ले लिया शहरयार। वो थकावट से बोली, अब मैं और तुम्हारी अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो। शहरयार ये बात सुनकर शॉक रह गया। उसने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कह रही हो तुम विशाल? प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत करो। मैं शहरयार की आंखों में पहली बार शदीद बेचारगी और सच्चाई थी। वो दोबारा गिड़गिड़ा कर मुआफी मांगने लगा। मैं नहीं जानता था ये सब कब हुआ, लेकिन मैं हमेशा से, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ विशाल। मैंने पहली बार ये अल्फाज कहे। मेरी शरारतें, तुम्हारी हर बात पर तंज सिर्फ इसलिए करता था कि तुम मेरी तरफ मुतवज्जा रहो। मगर मेरे 3 साल पहले वाली हरकत की वजह से तुम मुझसे डरने लगी थी। इसलिए मैं चाहता था कि तुम मुझसे डरना छोड़ दो, खुलकर बात करो। इसलिए शादी एक चैलेंज के तौर पर की। तुम्हें टीज किया। उसने मिशाल के हाथ पर अपना सर रख दिया। मैं जानता हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं सारी जिंदगी खुद को तुम्हारा मुजरिम समझूंगा और तुम्हें कभी मेरी तरफ से तकलीफ नहीं होगी। प्लीज मुझे ये सजा मत दो कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। विशाल को पहली बार उसकी आंखों में मोहब्बत की सच्चाई और नदामत की शिद्दत देखकर उसे शहरयार पहली बार अच्छा लगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया शहरयार। विशाल ने इसका सर उठाया। तुमने आज पहली बार सच बोला। और जहां तक शादी का ताल्लुक है, विशाल ने नरमी से कहा, मैंने ये शादी दिल से कबूल की है। ये मेरा फैसला है और मैं नकाब इसलिए करती थी ताकि मुझे सिर्फ मेरा महरम दिखे और यही अल्लाह का हुक्म है। शहरयार की आंखों में आंसू आ गए। उसने विशाल का सर अपने सीने से लगा लिया। मेरी जान, मेरी लिटिल डॉल, मैं कितना कमजोर, कितना बेवकूफ था कि तुम्हें नहीं समझा। उसने उसका सर चूमकर उसे भी माफी मांगी। उस रात उन दोनों ने ना सिर्फ अपने इख्तलाफात खत्म किए बल्कि एक दूसरे को की हकीकत को कबूल करके एक नए मोहब्बत बड़े बंधन में बन गए। कुछ दिनों बाद विशाल का बीएस का रिजल्ट आया और वो एक बार फिर बोर्ड में टॉप कर गई थी। घर में फिर से एक छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदार मदऊ थे। विशाल आज मामूल के मुताबिक तैयार हुई थी। उसने सुर्ख अनारकली लिबास से तन किया था जिस पर हल्का काम था जो उसकी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा रहा था।
शहरयार कमरे में दाखिल हुआ। उसने हल्के नीले रंग का कुर्ता पहना था। उसकी नजर मिशाल पर पड़ी तो दरवाजे पर ही ठहर गया। उसकी आंखों में मफतूहा इश्क की चमक थी। उसने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और चलकर मिशाल के पास आया। उसने मिशाल को कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। मिशाल शर्मा कर उसके सीने में सर छुपा गई। शहरयार ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और झुक कर उसकी पेशानी पर प्यार भरा बोसा दिया। तुम्हें पता है मिशाल, ये रंग? शहरयार ने सरगोशी की। ये तुम्हारी रंगत पर क़यामत ढा रहा शहरयार। विशाल ने शर्म से आंखें बंद कर ली। शहरयार ने मोहब्बत से उसके गाल को सहलाया। मैं सिर्फ तुम्हारी मलकियत हूँ। वो मुस्कुराया फिर उसने विशाल को अपने बाजू में भर लिया। आई लव यू विशाल, हमेशा से। आई लव यू टू शहरयार। उसने कुछ देर उसे सीने से लगाए रखा, फिर अपनी बाहों में से थाम कर घुमाया। और मेरी बेहतरीन बीवी, मेरे घर का फखर, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे तुम पर फखर है। विशाल ने उसकी बात सुनकर उसे गले लगा लिया। वो दोनों मोहब्बत, फखर और इत्मीनान की गहरी बुनियाद पर खड़े थे। इस तरह उनकी दास्तान का एक खूबसूरत इख्तिताम हुआ था।